अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इसमें से 4 एमसीक्यूज आएंगे और एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो टोटल 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आना है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग वाला, तो आपने इसे ध्यान से करना है। बुक के नवीद आलम की बुक पे दिया हुआ ये, और पेज नंबर है 259। ठीक है, बुक पे 259 पेज से ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने साथ साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देने हैं, और जो पास पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपने साथ साथ मार्क कर देनी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फैमिली प्लानिंग होती क्या है बेसिकली। फैमिली प्लानिंग क्या है? इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडोप्टेड voluntarily upon the basis of knowledge, attitude, and responsible decisions by the individuals and couples in order to promote health and welfare of the family group and thus contribute to the social development of country। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। फैमिली प्लानिंग की डिफाइन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपने अच्छे से ये याद करनी है। मतलब फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग जो है हमारे इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमारी थिंकिंग और एक हमारा नॉलेज, हमारा एटीट्यूड। ये सारी चीजें जो है वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि किस तरह से जो कपल्स हैं और इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है और को फैमिली की ग्रुपिंग करनी है और उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है मिलकर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या हम देखते हैं कि अनवांटेड बर्थ से अवॉइड करना होता है हमने, और जो यानी कि जितनी रिक्वायर्ड रेशो में हमने अपने जो हमारे होते हैं सोर्सेज, उसको देखते हुए हमने अपना फैमिली प्लानिंग जो है वो करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेगनेंसीज के दरमियान जो है इंटरवल जो है इसको रेगुलेट करना होता है। ये नहीं है कि 1 साल गुजरा और 1 साल बाद दोबारा फिर प्रेगनेंसी हो जाए, तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है इस चीज से। ठीक है, रेगुलर मतलब इंटरवल जो है वो मेंटेन करना होता है। उसके बाद इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू एज ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद लास्ट वाला है टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं फैमिली प्लानिंग के। पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद इसका एम क्या होता है? एम यही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल को प्रमोट करना है, इंप्रूव करना है। दैट इज द एम ऑफ फैमिली प्लानिंग। उसके बाद उन्होंने बताया फैमिली लिमिटेशन क्या होती है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि अ, मतलब कि जैसे चाइना में एक कानून है कि इतने बच्चे आपने रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं आप रख सकते, यानी कि 2। तो ये होता है कि आपने कितने मतलब कि लिमिटेशन रखनी होती है बच्चों की, उसे हम फैमिली लिमिटेशन कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल वो होता है जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आता है, यानी कि जो 15 से 45 साल के अंदर लोग आते हैं वो एलिजिबल होते हैं, वो उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। ठीक है, 45 के बाद मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए 45 तक जो है ना आपका रिप्रोडक्टिव एज होती है। इसमें आप लोग 15 से 45 तक जो है वो अ, बच्चे जो हैं वो आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एक फीमेल। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है टारगेट कपल। टारगेट कपल वो होते हैं जिनके 2 से 3 बच्चे होते हैं पहले। कपल्स हु हैव 2 से 3 चिल्ड्रन। कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल्स इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ बाय वन और अदर इम्प्रूव्ड मेथड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अडोलिसेंस क्या है? अडोलिसेंस में उन्होंने बताया है कि डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया अडोलिसेंस को कि इसमें 10 से 19 ईयर्स के दरमियान जो लोग हैं ना एज में, वो आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अडोलिसेंस। ये वो टाइम पीरियड होता है। देन हमारे पास आता है कैफेटेरिया चॉइस। ये क्या होता है बेसिकली? इसमें हम पढ़ते हैं दिस इज ऑफर टू ऑल मदर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग फ्रॉम विच कपल चूज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड विशेस। फॉर दिस पर्पज काउंसलिंग इज डन। इसमें एक निमोनिक होता है गैदर, इसके थ्रू आपने जो है ना फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करनी होती है कपल्स को। सबसे पहले तो आपने जी से आ जाता है हमारे पास ग्रेड द क्लाइंट फ्रेंडली हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। देन ए से आता है आस्क द क्लाइंट अबाउट फैमिली प्लानिंग नीड्स। एच से उसके बाद टी से हमारे पास आता है टेल अबाउट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है,
तो ये निमोनिक भी आपने याद करना है, किस तरीके से हम लोग उनको फैमिली प्लानिंग जो है वो मेथड्स के बारे में ऑफर करेंगे, तो इसके स्टेप बताए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, उसके बाद एच से आता है हेल्प द क्लाइंट टू मेक अ डिसीजन अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस। और ई से हमारे पास एक्सप्लेन द क्लाइंट हाउ टू यूज चूजन मेथड। देन लास्ट वाला आ जाता है हमारे पास आर से रिटर्न एंड फॉलो अप ऑफ द क्लाइंट इज डन। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हमने किस तरीके से क्लाइंट को फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करना है। उसके बाद ना हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएचएस में आई भी हुई है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है क्लासिफिकेशन को। मेल्स के अंदर और फीमेल्स दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स के, वो भी आपने अच्छे से अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हम बात करें कन्वेंशनल मेथड में, इसमें दो मेथड आ जाते हैं, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल्स में आ जाता है कोइटस इंटरप्ट और कॉन्डम, ठीक है। फीमेल के अंदर आता है सेफ पीरियड और रिदम, डायाफ्राम एंड फीमेल कॉन्डम। SFD जो है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख लें। और मेल के अंदर दो सी हैं, कोइटस इंटरप्ट और कॉन्डम, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड हैं, यानी कि जो इजीली वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं क्लिनिकल, यानी कि इसके अंदर डिवाइसेस वगैरह आ जाएंगे, डायाफ्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। फीमेल के अंदर होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, डायाफ्राम, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, पिल्स आ जाएंगी, इंजेक्टेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि क्लिनिकली जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, डायाफ्राम्स हैं, या फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, वो सारे मेथड क्लिनिकल के अंदर आते हैं। और फीमेल में अलग होते हैं, मेल के अंदर अलग है, ठीक है। फीमेल में हमने बता दिया डायाफ्राम होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल पिल्स, इंजेक्टेबल्स। और थर्ड मेथड होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल में मेल्स और फीमेल, मेल में होता है वजेक्टमी और फीमेल में होता है ट्यूबल लाइगेशन, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेई पार्क, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एंड वो पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू जेई पार्क और फैमिली प्लानिंग मेथड्स, या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल एंड क्लिनिकल मेथड्स। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जेई पार्ट में हमारे पास आता है स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग में दो है, बैरियर मेथड और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बैरियर मेथड्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड और कंबाइंड मेथड्स। फिजिकल में आता है कॉन्डम, डायाफ्राम, विजाइनल स्पॉन्ज। और केमिकल के अंदर आता है स्पर्मिसाइड्स, कंबाइंड मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें दो आ जाती है हमारे पास, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड होती है, सेकंड और थर्ड जो होती है वो मेडिकेटेड होती है, ठीक है। तो ये इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जेई पार की स्पेसिंग मेथड में, ठीक है। और पहले हमने पढ़े थे कन्वेंशनल और क्लिनिकल मेथड्स, अब हम लोग स्पेसिंग मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैरियर मेथड है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, और हार्मोनल मेथड है, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड है, मिसलेनियस है। अब यहाँ पे तो हम लोग जस्ट इसको, इसकी आउटलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे फिर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर बीएमआर मेथड, एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्ट, सेफ पीरियड, बर्थ कंट्रोल वैक्सीन और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल मेथड्स के अंदर मेल स्टरलाइजेशन यानी कि वेजेक्टमी, और फीमेल स्टरलाइजेशन यानी कि ट्यूबल लाइगेशन, ये आ जाती है। यानी कि फीमेल के अंदर जो हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन है वो हम कर देंगे, और मेल के अंदर हम लोग स्टरलाइजेशन यानी कि वेजेक्टमी, वो इसका होता है मेथड। ये परमानेंट मेथड्स भी होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना टर्मिनल मेथड्स, इनको परमानेंट मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड। इसके बाद फिर आप जो है ना अ, आपकी फैमिली प्लानिंग, जब आपकी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि अब आप फर्दर कोई भी बच्चा नहीं लेना चाह रहे, और कहते हैं कि हाँ अब हमारी फैमिली प्लानिंग हो गई है, देन हम लोग ये दोनों मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और ये परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है, वेजेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन। यानी कि इसके अंदर हम लोग जो फिलोपियन ट्यूब है उसको हम लोग लाइगेट कर देंगे, ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन के अंदर। और वेजेक्टमी में क्या होता है कि स्पर्म जहां से प्रोडक्शन हो रही होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे मेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने पहले ही पढ़ लिए थे बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें फिजिकल थे, केमिकल थे और कंबाइंड थे, ठीक है।
सबसे पहले हम फिजिकल मेथड में हमने पढ़ा था कॉन्डम। कॉन्डम सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड होता है। और कॉन्डम जो है वो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है सीमन को फ्रॉम बीइंग डिपोर्टेड इन द वेजाइना। अच्छा, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में यही है कि इजीली हम हमारे पास ये अवेलेबल होता है जो कॉन्डम है। एक तो ये सेफ होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लाइट और डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। और ये एसटीडी से प्रिवेंशन करता है। डू नॉट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन, मतलब कि ये इजीली इंसर्ट किया जा सकता है, इसमें किसी भी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। इट डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो एडवांटेजेस भी आपने अच्छे से याद करने हैं। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाता है कि ये स्लीप ऑफ हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंसर्शन। उसके अलावा ये सेक्सुअल सेंसेशन जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है। और थर्ड पे ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा पहले कपल को जो है मोटिवेट करना पड़ता है कि वो कॉन्डम को यूज करे, ठीक है। फेलियर रेट भी इसका है 10 से 12%। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम को हम लोग डच कप कैप भी कहते हैं, डच कैप। और ये वेजाइनल बैरियर है। ये आपने इन दोनों को जो है ना मिक्स नहीं करना। और जो कॉन्डम होता है ना वो प्रिवेंट करता है सीमन को फ्रॉम बीइंग डिपोर्टेड इन द वेजाइना। और ये भी क्या करता है, ये भी वेजाइनल बैरियर होता है। और ये एक शैलो कप होता है जो सिंथेटिक रबर से बना होता है या प्लास्टिक मटेरियल से। और 5 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है। अच्छा, बस इतना ही आपने इसमें याद करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि जो डायफ्राम होता है ना वो क्या होता है, चीप होता है, सिंपल होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये इफेक्टिव भी होता है। उसके अलावा ये है कि ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा और एसटीडी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉपर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हमने ऊपर पढ़ा था ना कॉन्डम, तो कॉन्डम में ऐसी कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरा ये है कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने साथ साथ ये मार्क कर लेना है कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ना वो कॉज कर सकता है, ठीक है। इफ नॉट स्टरलाइज, इन्फेक्शन जो है वो भी अकर हो सकती है। प्रॉपर स्टरलाइजेशन के बाद जो है ना हम इसको यूज करते हैं। इसका फेलियर रेट जो है वो 1 से 2% होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज भी पॉली यूरिथीन से बना होता है, यूरिथेन फोम स्पंज। मयरिंग इसकी 5 × 2.5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये होता क्या है बेसिकली, ये रेयर डिसऑर्डर होता है बेसिकली, और ऐसी सीरियस कंडीशन होती है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है यानी कि स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है वो ये कॉज करवाता है। और ये तब होती है जब हम लोग मेडिकल डिवाइसेस जैसे डायफ्राम वगैरह हैं, ये मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये रिस्क जो है, इसको हम कम कैसे करेंगे, अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें, स्टरलाइजेशन करें, तो फिर इसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद विजाइनल स्पंज के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक पॉलीयूरिथेन फोम स्पंज होता है। इसकी 5 × 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये एब्जॉर्ब करता है जैकुलेट को। उसके अलावा मैकेनिकली जो है ना वो ब्लॉक करता है स्पंज को असेंट होने से, यानी कि नीचे जाने से। और इससे क्या होगा, जब स्पंज नहीं पहुंचेंगे विजाइना तक, तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो इससे फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद केमिकल मेथड्स में क्या होता है, केमिकल मेथड्स में हमारे पास फोम्स, क्रीम्स, सोल्यूबल फिल्म्स, पॉजिट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। फोम्स के अंदर हमारे पास फोम टैबलेट्स आ जाती हैं, फोम एरोसोल्स। क्रीम्स के अंदर जेलीज, पेस्ट। और सोल्यूबल फिल्म के अंदर आ जाता है सी फिल्म इंसर्टेड मैनुअली। स्पोस्ट्रीज के अंदर स्पोस्ट्रीज जो है ना हम लोग, ये हम लोग इंसर्ट करते हैं मैनुअली, यानी कि खुद अपने हाथ से जो है ना हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उन्होंने बताया हुआ है। ये जो स्पर्मिसाइड्स होते हैं ना, इसके अंदर बेस होती है जो कॉमनली स्पर्मिसाइड के तौर पे यूज हो रही होती है। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को स्पर्मेटोजोआ के साथ अटैच कर देते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अपटेक को इनहिबिट करते हैं और किल करते हैं स्पर्म्स को, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं कि इसका फेलियर रेट ज्यादा होता है। इसमें आपको जो है ना इसको इमीडिएटली आफ्टर जो है बिफोर इंटरकोर्स यूज करना पड़ता है, और ये बर्निंग और इरिटेशन जो है वो भी काज कर सकता है। ठीक है, कंबाइंड मेथड समटाइम्स फिजिकल और केमिकल मेथड जो है ना इनको कंबाइंडली भी हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद IUCDs आ जाते हैं, यानी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहे होते हैं। 65 मिलियन वुमेन जो है ना वो इस तरह के IUCD यूज कर रहे हैं। ये तो आपने याद नहीं करना है, आपने ये जो इसकी फर्स्ट जनरेशन है ना, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, ये याद करना है। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो नॉन मेडिकेटेड होती है, और ये सिर्फ पॉली इथाइलिन या फिर अदर पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। और इसके एग्जाम्पल्स याद कर देनी है, यानी कि लूप, स्पॉइल्स, स्पाइरल्स, रिंग्स इस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है जो फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, आगे उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे एक लिप्स लूप है। ये SS शेप डिवाइस होती है जो कि पॉलीइथाइलिन से बनती है। प्लास्टिक मटेरियल है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टिश्यू रिएक्टिव होता है और एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है। और इसके कौन कौन से साइजेस में ये अवेलेबल होता है? A B C and D। ठीक है, इस साइज में ये अवेलेबल होता है। उसके बाद बस इतना ही याद करना है, इसमें से ज्यादा नहीं याद करना। लिप्स लूप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो होती है मेडिकेटेड होती है, और ये मेटालिक कॉपर जो है ना उससे मिलके बनी होती है, जो कि एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, और ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें दो डिवाइसेस आ जाती हैं। एक तो अर्लियर डिवाइसेस में कॉपर 7 और कॉपर T 200। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपने अर्लियर डिवाइसेस के नेम जो है वो याद रखने हैं। और न्यू डिवाइसेस के अंदर आ जाता है T कॉपर 220C, T कॉपर 380A, नोवा T मल्टी लोड डिवाइसेस, यानी कि कॉपर 250 और कॉपर 375 मल्टी लोड। तो टोटली हमारे पास अर्लियर और न्यू डिवाइसेस के अंदर जो है ना, अर्लियर के अंदर दो आ जाती हैं, और न्यूर के अंदर जो है ना वो तीन है। तीनों अच्छे से याद करनी है आप। द नंबर इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ डिवाइसेस रेफर टू सरफेस ऑफ द कॉपर ऑन द डिवाइस। अच्छा, अब इसके डिवाइसेस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? एक तो ये है कि एक्सपल्जन रेट कम होता है इसका। ठीक है, साइड इफेक्ट भी इसके कम होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग और पेन वगैरह नहीं होती। नलीपेरस के अंदर इजीली फिट किया जा सकता है इसे, बेटर टॉलरेटेड बाय द नलीपेरा। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस को, और इफेक्टिव होता है एज पोस्ट कोइटल मेथड के तौर पे। और 5 इयर्स तक ये इफेक्टिव होता है। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मोस्टली जो कपल्स हैं वो ये यूज करते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के तौर पे। थर्ड जनरेशन में हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव होती हैं। इसमें हमारे पास आता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन वाइडली यूज्ड हार्मोनल डिवाइस है। ठीक है, T शेप्ड होता है। T शेप मतलब T शेप उसकी होती है, उसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन फील होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होता रहता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, और किस रेट के हिसाब से 65 mcg डेली। और इसका डायरेक्ट लोकल इफेक्ट होता है यूट्राइन लाइनिंग पे, सर्वाइकल म्यूकोजा पे, रिस्पॉन्स पे। अब क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि ये भी क्या करता है, प्रेगनेंसी रेट को कम करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कम करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को कम करेगा, और उसके अलावा ब्लीडिंग जो है वो भी कम डेज से होगी। और ये भी 5 इयर्स तक इफेक्टिव होता है, जैसे कॉपर में हमने पढ़ा था। और ये भी नली पैरस वुमेन यूज कर सकती हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं। मे बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट जनरेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन है, फिर उसके बाद कॉपर बीरिंग IUCD है। फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। इसके अंदर एक ना फॉरेन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में वो क्या करती है, लोकल चेंजेस कर देती है एंडोमेट्रियम के अंदर। उससे वहां पे ऐसी कंडीशंस मतलब कि वो पैदा कर देती है जो कि जहाँ पे मतलब कि ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती ओमन की। ठीक है, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओमन। अब क्या होता है कि वहां पे फिर जो लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, वो आके वहां पे जमा होना शुरू हो जाएंगे उस एरिया के अंदर। डायरेक्टली मतलब वो कॉन्टेक्ट कर रहे थे IUCD के साथ। अब क्या होता है कि देयर इज रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन लीडिंग टू इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी, क्योंकि वहां पे अब क्या होता है कि वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फर्दर उसकी जो परमिबिलिटी है, वास्कुलर परमिबिलिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे एडीमा हो जाएगा, और उसके बाद सरफेस सेल्स जो होते हैं एंडोमेट्रियम के, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब ये सारी कंडीशन जो होती है ना, ये अनफेवरेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती जो फर्टिलाइज्ड ओवम है। तो क्या होगा कि ये इससे
प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद होता है कॉपर बेरिंग आईयूसीटी। ये किस तरह से अपना मतलब के काम परफॉर्म करती हैं, इनका मैकेनिज्म इफेक्शन क्या होता है। कॉपर जो है वो सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ एंडोमेट्रियम इसको इनहांस करता है और अफेक्ट करता है जो एंजाइम्स होते हैं यूट्रस के अंदर उनको। इससे क्या होता है कि बायोकेमिकल कंपोजिशन जो होती है सर्वाइकल म्यूकस की वो अल्टर हो जाती है, और स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है इससे। यानी कि स्पर्म वहां पे जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि आपको एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होगा इसका। इसके बाद होगा हमारे पास हार्मोन कंटेनिंग आईयूसीडी। हार्मोनल डिवाइसेज जो होती हैं ये भी एंडोमेट्रियल की एट्रोफी करवा देती हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी विस्कोसिटी जो होती है सर्वाइकल म्यूकस की वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो पेटेंट स्पर्म होते हैं फ्रॉम एंटिंग वो नहीं हो पाएंगे, और वहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो हाई रहेगा एंडोमेट्रियम के अंदर। जब तक हाई रहता है तो वहां पे क्या होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास आइडियल जो आईयूसीडी है वो उसके उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वुमेन के अंदर, मैरिड वुमेन। द आइडियल आईयूसीडी कैंडिडेट, अ मैरिड वुमेन हु हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड। उसके अंदर हम लोग आईयूसीडी को यूज कर सकते हैं। पहले से उसको कोई पेल्विक डिजीज ना हो देन हम आईयूसीडी उसमें यूज करेंगे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हों उसके, ठीक है, और वो चेक करवाए, यानी कि आईयूसीडी को प्रॉपर मतलब चेक करवाती रहे कि वो मिसप्लेस तो नहीं हो गई या कोई इशू तो नहीं। हैज एक्सेस टू फॉलो अप इन अ मोनोगेमस रिलेशनशिप, यानी कि एक ही ये नहीं कि सिंगल वाइफ जिसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोगेमस रिलेशनशिप के अंदर होगा। ठीक है, एक ही उसका पार्टनर हो, मल्टी पार्टनर ना हो। उसके बाद उन्होंने बताया टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, यानी कि कब कब हम इसे इंसर्ट करते हैं। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज के लिहाज से, तो ये अच्छे से याद करनी है। कब कब इंसर्ट करते हैं हम आईयूसीडी को। एक तो ये कि हम लोग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। विद इन 10 days ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड भी हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली पोस्टपार्टम, यानी कि पोस्टपार्टम डिलीवरी हुई है उसके फौरन बाद हम आईयूसीडी को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब एक वीक गुजर जाता है डिलीवरी का तो फिर भी हम आईयूसीडी को इंसर्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन जो है उसके बाद इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग आपने याद करनी है अच्छे से। और आगे हमारे पास आता है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं आईयूसीडी की। ये दो तरह से होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट रिलेटिव का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस में कुछ कंडीशंस हमारे पास सीवियर होती हैं, कुछ लेस सीवियर होती हैं, तो उसके अंदर हम लोग अकॉर्डिंगली उनके जो है ना आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं करेंगे। अब एब्सोल्यूट के अंदर आ जाते हैं, अगर आपकी मतलब कि आपको है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो आप लोग आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं करोगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर आपको पीआईडी है फिर भी आप इंसर्ट नहीं करोगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, विजाइनल ब्लीडिंग है, तो फिर भी आप आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं करोगे। कैंसर ऑफ सर्विक्स है या फिर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इन कंडीशंस के अंदर आईयूसीडी को आपने इंसर्ट नहीं करना। अब रिलेटिव के अंदर है कि जो थोड़ी सी मतलब के कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी कि एनीमिया है, हेमरेजिक या हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, फिर भी आप लोग आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं करोगे। या सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, अनमोटिवेटेड फीमेल है, मेनोर्गिया है, तो इन कंडीशंस के अंदर आप क्या करोगे, आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं करोगे। अब क्या होते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस। वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन, पैल्विक इन्फेक्शन, यूट्राइन परफोरेशन, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सपल्जन, फर्टिलिटी आफ्टर रिमूवल इज डिलेड, कैंसर और मोटिलिटी। ये सारे इसके जो है ना वो क्या आ जाते हैं हमारे पास, साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद है इफ थ्रेट इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल प्लेस। आईयूसीडी जो है वो या तो एक्सपेल हो गया या फिर डिवाइस जो है वो खुद से ही मतलब के यूट्रस के अंदर से निकल गई है। द वुमेन हैज बिकम प्रेग्नेंट विद द डिवाइस, यानी कि जब आपने इंसर्ट की तो वुमेन प्रेग्नेंट थी पहले से ही। द डिवाइस हैज परफोरेटेड द यूट्रस एंड इज लाइंग इन द एब्डोमेन, यानी कि ये ना उन्होंने बताया कि थ्रेड इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल प्लेस। अगर थ्रेड जो है वो नॉर्मल प्लेस में आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब इस डिवाइस जो आईयूसीडीज होती है इसके साथ एक थ्रेड अटैच होता है, अगर तो जहां आपने इंसर्ट किया वहां वो आपको नजर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आईयूसीडी जो है वो एक्सपेल हो गई है, या वो यूट्रस से डिवाइस जो है वो एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई है, या फिर उसकी ये भी रीजन हो सकते हैं कि वुमन प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, जब आपने डिवाइस रखी है उस प्लेस पे। और फोर्थ नंबर पे ये है कि आपकी जो डिवाइस थी उसने यूट्रस को परफोरेट कर दिया, तो आपने वो, और वो क्या चली गई है एब्डोमेन के अंदर। तो ये सारे रीजन इसके हो सकते हैं। ठीक है, ये एक दफा आपने रीड करना है।
जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी बस। आज के लेक्चर में इतना ही हमने करना है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह हॉर्मोनल मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।